देखिए, अब्बा तंत्र। अब्बा तंत्र का मतलब होता है, अब्बा प्रणाली जो होती है किसी नदी या उसकी सहायक धाराओं के द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था है, जो एक तरह के जल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे क्षेत्रों से आकर के मिलती हैं, जिसको कहा जाता है अब्बा तंत्र। एशिया का जो अब्बा तंत्र है, एशिया का अब्बा तंत्र यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। ये कह सकते हैं कि एशिया का जो अब्बा तंत्र एक विशाल अब्बा तंत्र है। और एशिया की जो प्राकृतिक संरचना है, जैसे कि एशिया के जो भौतिक विभाग हैं, एशिया के भौतिक विभागों के अनुसार एशिया का जो अब्बा तंत्र है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। एशिया के जो प्राचीनतम भाग हैं, उत्तर के प्राचीनतम भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती अवशेष भाग और पर्वत श्रेणियाँ, तो इसी के अनुसार इसका अब्बा तंत्र भी पाया जाता है। जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उससे कुछ नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं तो कुछ नदियाँ पूरब की ओर बह करके प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती हैं। वैसे हिंद महासागर, एशिया के जो अब्बा तंत्र है, एशिया का अब्बा तंत्र जो बांटा गया है वो यानी कि 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है मुख्य रूप से, जिसमें हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ और प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ, उत्तरी ध्रुव सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक सागरों के अंतर गिरने वाली नदियाँ कह सकते हैं। हिंद महासागर के अंतर जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें दजला, जो कि ईरान और इराक के अंतर प्रवाहित होती हैं, दजला और फरात नदियाँ जो कि जैग्रस पर्वत से निकलती हैं, निकल कर के ईरान और इराक के अंतर प्रवाहित होती हैं और फरात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। सिंधु नदी है जो कि भारत से इसका उद्गम होता है और भारत से निकल कर के ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सिंधु के अंतर्गत ही सहायक नदी के रूप में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि जो नदियां हैं वो इसके अंतर्गत मिलती हैं और इसके अंतर मिलकर के ये पाकिस्तान से होकर के अरब सागर के अंतर्गत जाकर के गिर जाती है। रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम इनका उद्गम हिमालय से होता है और ये इस सिंधु नदी के अंतर्गत जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा जो हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो कि अमरकंटक श्रेणियों से निकलती हैं और ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, जो कि एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। गंगा, गंगा के बारे में आप लोगों को पता ही कि हिमालय से इसका उद्गम होता है और हिमालय से ये निकल करके उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और हिमालय की जो सहायक नदियाँ हैं इनमें घाघरा, गंडक, कोसी, केन, सोन आदि जो नदियाँ हैं वो इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। तो इस तरह से गंगा नदी का जो अब्बा तंत्र है वो भी एक महत्वपूर्ण अब्बा तंत्र है जो कि हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो यानी कि मानसरोवर झील के निकट से होता है जिसको सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये चीन के अंतर प्रवाहित होती रहती है। फिर इसका अधिकांश जो भाग है वो चीन के अंतर प्रवाहित होता रहता है। असम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वहाँ से ही प्रवेश करती है और फिर ये वो अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह बहते हुए ये बांग्लादेश में जाती है जिसको वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। महानदी है जो कि उड़ीसा के अंतर प्रवाहित होती रहती है और उड़ीसा के अंतर्गत इसको उड़ीसा का शोक के नाम से भी जाना जाता है। इरावती है जो कि म्यांमार की मुख्य नदी है और म्यांमार से प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में जाती है।
इसके अलावा साल्वन है, सितांग है, ये भी मुख्य नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो कि दक्षिणी भारतीय नदियां हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। गोदावरी है जो कि दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी है और कृष्णा है जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए ये हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। इसके अलावा मीनाम है, मीक्यांग है, लाल नदी है, सीक्यांग, यांगटी सीक्यांग, वांगो, आमूर आदि जो नदियाँ हैं ये प्रशांत महासागर में अपना जल छोड़ती हैं। मीनाम, मीक्यांग जो कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की नदियाँ हैं। सीक्यांग है जो कि चीन की नदी है। यांगटी सीक्यांग है, चीन की सबसे बड़ी नदी है। वांगो है जो कि चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, ये चीन के अंतर प्रवाहित होती रहती है। और वांगो ये चीन का शोक कहलाती है क्योंकि इसके अंतर्गत मार्ग परिवर्तन करने की जो स्थिति है वो अधिक हो जाती है और इसीलिए इसको चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। आमूर है जो कि उत्तरी भाग के अंतर प्रवाहित होती है, जो कि प्रशांत महासागर में जल प्रवाहित करते रहती है। इसके अलावा मीना, मीक्यांग छोटी नदियां हैं जो कि प्रशांत महासागर में अपना जल लेकर के जाती हैं। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव सागर में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनमें ऊब, यनीसी, लीना, इंडीर, कोलिमा आदि जो नदियां हैं ये नदियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है क्योंकि शीतकाल के अंतर्गत ये नदियाँ जम जाती हैं और शीतकाल के अंतर्गत जब ये नदियाँ जम जाती हैं तो इनका जो जल है वो भी क्या होता है, जम जाता है। तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह ये उपयोग में नहीं आती हैं। तो इसलिए जो उत्तरी ध्रुव सागर की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं, ओब, यनीसी, लीना, इंडगिर, कोलिमा, इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। इसके अलावा आंतरिक क्षेत्रों के अंतर्गत बहने वाली जो नदियाँ हैं, सरदरिया, आमोदरिया अरल सागर के अंतर्गत गिरती हैं और हिली नदी वाल्कस झील और तारिम लेपनर झील में प्रवाहित होती रहती है। तो इस तरह से ये कुछ नदियाँ जो हैं ये नदियाँ एशिया के अफा तंत्र के अंतर्गत आती हैं और एशिया का जो अफा तंत्र है उसको 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ, दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत गिरने वाली नदियाँ या प्रशांत महासागर के अंतर्गत गिरने वाली नदियाँ और उत्तरी सागर के अंतर गिरने वाली नदियाँ। इसके अलावा आंतरिक क्षेत्रों के अंतर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। यांगटी सीक्यांग है, चीन के अंतर बहने वाली नदी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में इसको जाना जाता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और ये चीन के अधिकांश हिस्सों के अंतर्गत ये प्रवाहित होती रहती है। तो इस तरह से एशिया की जो आंतरिक नदी हैं, इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं उनमें लीना है, इंडस है, मोकांग है, ओब है, यांगटी सीक्यांग है। ओब है जो कि 2268 मील्स यानी कि 3650 किलोमीटर बहती है। मेक्यांग है जो कि 4909 किलोमीटर बहती है। इंडस नदी है जो कि 2900 किलोमीटर बहती है। इसके अलावा जो लीना है वो 4400 किलोमीटर प्रवाहित होती रहती है। इसके अलावा येलो नदी है, पीली नदी जिसको के नाम से जाना जाता है, जो कि 5464 किलोमीटर बहती है। आमो दरिया है जो कि 2539 किलोमीटर बहती है। तो इस तरह से ये नदियाँ जो हैं ये नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं जो कि एशिया के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती रहती है। तो एशिया का जो प्रवाह क्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण अफवाह क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और एशिया की जो नदियां हैं उनको भिन्न भिन्न स्थानों या जो कृषि है, कृषि की दृष्टि से भी इनको महत्वपूर्ण जाना जाता है क्योंकि एशिया का जो अधिकांश भाग है वो कृषि संपन्न होने के कारण ही इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनका महत्व और अधिक हो जाता है। तो इस तरह से ये जान सकते हैं कि जो एशिया की नदियाँ हैं, एशिया की नदियाँ महत्वपूर्ण रूप में
जानी जाती हैं, जिनको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना जाता है।